The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। क्विनरी से क्या दिक्कत थी भाई आपको, जो आपने नाम में इंक्लूड नहीं किया, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। हमने प्राइमरी देख लिया, हमने सेकेंडरी देख लिया, अब हम देखते हैं हमारे सर्विस सेक्टर को। सर्विस सेक्टर में हमारी टर्शरी एक्टिविटीज आती है, हमारी क्वार्टरनरी क्विनरी जो है वो भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। एक एक करके हम सब चीजें समझेंगे। अब टर्शरी एक्टिविटीज मतलब हमारे सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब सर्विस सेक्टर में गुड्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं बल्कि सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है हमारी सोसाइटी में। तो जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। ये जो सर्विसेज हैं ये पीपल डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। अब इसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत है। यहाँ पे मैन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सेक्टर, क्योंकि मैन पावर ही इन सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। जो आउटपुट है, अब यहाँ पे कोई टेंजिबल गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, अरे देख लिया कितना प्रोडक्शन हुआ, नहीं। तो यहाँ पे हम वेजेस एंड सैलरीज को मेजर करते हैं कि भाई आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी उसके बदले में आपको कितना पैसा मिला, उसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल गुड्स नहीं है। ये टर्शरी एक्टिविटीज प्रोडक्शन और एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं। कैसे? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब टर्शरी सर्विस सेक्टर में आता है और इसका यूज करके हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। ट्रांसपोर्ट हर एक चीज के लिए चाहिए, ट्रेड नेटवर्क, एक्सचेंजेस वगैरह कर पाते हैं इस सेक्टर के हेल्प के कारण। ये रॉ मटेरियल्स यूज नहीं करते जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज करते हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते कि उसमें वैल्यू डाल के कुछ उसका गुड बना रहे हैं। लेकिन ये सर्विसेज जैसे कि टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर या फिर जो भी आपको लिखना चाहो वो आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो टर्शरी एक्टिविटी रिलेटेड। अब टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को समझो और आप इस पूरे आंसर को समझो। प्रोडक्शन किस चीज का होता है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों की एक एक करके हम बात करेंगे। पहले टर्शरी सेक्टर में लिख देना कि प्रोडक्शन जो होता है वो सर्विसेज का होता है जो लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। जो आउटपुट है वो हम वेजेस एंड सैलरीज में मेंशन करते हैं। अब एक्सचेंज में ट्रेड आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। ये वो फीचर्स हैं हमारे टर्शरी सेक्टर के जो एक्सचेंजेस में हेल्प करते हैं, इकोनॉमी में ट्रेड वगैरह में हेल्प करते हैं। ये जो सर्विसेज है ये डिस्टेंस को रिड्यूस करने में, डिस्टेंस को शॉर्टन करने में बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। अगर यहाँ पे कोई गुड बना है और यहाँ पे कंज्यूमर है तो उसको लेके आने का काम कौन कर रहा है? टर्शरी सेक्टर कर रहा है। एंड हेंस एक्सचेंजेस में टर्शरी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज का एग्जांपल हो गया टीचर, डॉक्टर, लॉयर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, और एक्सचेंज सर्विसेज जो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड हो रहा है उसका एग्जांपल है। अब शॉपकीपर की सर्विसेज हो गई, ड्राइवर की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई। तो ये आप लिख के आएंगे कि भाई टर्शरी सेक्टर हमारे प्रोडक्शन भी कर रहा है और एक्सचेंजेस में भी हेल्प कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी आप समझते हैं, टर्शरी अभी हमने देख लिया है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। टर्शरी के सारे वही पॉइंट्स है, सेकेंडरी के सारे वही पॉइंट है जो पिछले चैप्टर में हमने देखे थे। फटाक से टच कर देता हूं फिर हम बढ़ेंगे आगे। सेकेंडरी एक्सप्लेन आपने किया कि क्या करता है, फिनिश गुड्स बनाता है। यहाँ पे फैक्ट्री, मशीन, टूल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे टर्शरी में स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। ये आप पूरा डिफरेंशिएशन आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म ट्रेडिंग सेंटर्स, ऑल्सो डिस्कस द फीचर्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स। ट्रेडिंग सेंटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मीनिंग लिख देना। ट्रेडिंग सेंटर्स जो है वो टाउन्स एंड सिटीज के वो एरियाज होते हैं जहां पे बाइंग एंड सेलिंग इज टेकिंग प्लेस। तो ये ट्रेडिंग सेंटर है। ये वो प्लेसेस है जहां पे रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इज टेकिंग प्लेस। किस चीज के लिए? प्रॉफिट जनरेशन के लिए। ये कलेक्शन पॉइंट्स की तरह भी काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की तरह भी काम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब इन जगहों पे आपको सारे गुड्स एंड सर्विसेज भी मिलते हैं। इनिशियली हम लोकल बार्टर सिस्टम करना हमने चालू किया था। धीरे से जो ट्रेडिंग टाउन्स, ट्रेडिंग सेंटर्स बने थे वहां पे बार्टर होता था, फिर मनी एक्सचेंज आ गया। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग सेंटर्स अब दो टाइप के आप याद रखें।
रखेंगे, एक रूरल मार्केटिंग सेंटर और एक अर्बन मार्केटिंग सेंटर। इसके क्वेश्चन में ये फ्लो चार्ट जरूर बना के आ सकते हैं। इनका क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ आपसे रूरल मार्केटिंग सेंटर के बारे में बस पूछे, तो रूरल के बारे में पूछेगा तो क्या लिख के आओगे, ये रूरल सेटलमेंट को कैटर करते हैं। पहला पॉइंट, दे आर काजी अर्बन सेंटर्स। काजी अर्बन मतलब क्या होता है, दे आर पार्टली और ऑलमोस्ट और समथिंग लाइक अर्बन, मतलब कंप्लीटली अर्बन सेंटर्स नहीं है, उनमें रूरल और अर्बन दोनों फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो पार्टली अर्बन सेंटर्स की तरह ये काम करते हैं। दे आर रूडिमेंटरी ट्रेडिंग सेंटर्स। रूडिमेंटरी मतलब होता है अभी डेवलपिंग स्टेज के, अर्ली स्टेजेस के हैं, डेवलप्ड नहीं है कंप्लीटली। यहाँ पे रूरल वाले में पर्सनल एंड प्रोफेशनल हो सकता है, क्वेश्चन है अर्बन वर्सेस रूरल को डिफरेंशिएट करो तो इसका फीचर याद रखना, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड, व्हाइल अर्बन में वेल डेवलप्ड देखने को मिलेंगी। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होते क्या है, लेकिन आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो रूरल है हमारे, दे एक्ट एज कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स, एक बेसिक फीचर है। इनमें हमें मंडी, होलसेल मार्केट्स और रिटेलिंग एरियाज देखने को मिलते हैं। अब इसका भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि होलसेल वर्सेस रिटेल क्या होता है। ये जो हमारे रूरल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रूरल जनता को, जो इनकी डिमांड होती है उसके हिसाब से। ये दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स पर से आप इन इटसेल्फ, इन ए सेंस इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये अर्बन सेंटर्स जैसे नहीं है, लेकिन ये रूरल नीड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, रूरल एरियाज में कई बार रेगुलर मार्केट्स नहीं होते जो रोज लग रहे हो, तो यहाँ पे इसलिए कई बार पीरियोडिक मार्केट्स खोले जाते हैं जो वीकली या फिर बाय वीकली। जैसे बाय वीकली मतलब दोनों हो सकता है कि हफ्ते में 2 बार या फिर 2 हफ्ते में 1 बार, बट यूजुअली ये जो मार्केट्स हैं वो हफ्ते में 1 बार या फिर 2 हफ्ते में 1 बार लगा करते हैं। मार्केट जो होते हैं वो फिक्स डेट्स पे लगते हैं ऐसे वाले, एंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव भी कर सकते हैं, बता दिया जाता है कि यहाँ पे लगेगा। शॉपकीपर्स जो है, दे सर्व अ लार्ज एरिया एंड दे रिमेन बिजी थ्रू आउट द वीक। अब हम बात करते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स की, जो अर्बन पॉपुलेशन को कैटर करेंगे। ये they specialize in urban services clearly, ये ordinary as well as specialized goods and services को provide करते हैं। ordinary मतलब क्या और specialized मतलब क्या, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए आप भावनाओं को समझ के बैठ सकते हो। supply manufactured goods, हाँ जी, urban centers में हमारे सब कुछ मिलता है। specialized markets, labor, housing, semi finished and finished products, major centers ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स की तरह ये ट्रेडिंग और कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेड बेसिकली सिर्फ ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसके लिए टर्म है। कॉमर्स थोड़ा सा एक ब्रॉडर टर्म होता है जिसमें ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को हम इंक्लूड कर लेते हैं। आप कोई एक भी लिख के आ जाओगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा ज्योग्राफी में आपके। ऑफर सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो रूरल एरियाज में उतनी हाई डेवलप्ड नहीं होती है, स्पेशली हायर एजुकेशन, लेकिन अर्बन उसमें मिलती है। यहाँ पे प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स, ये सारे अवेलेबल होते हैं। ये अर्बन पॉपुलेशन को, एक लार्ज पॉपुलेशन को एक लार्ज स्पेशलाइजेशन के साथ सर्व कर रहे होते हैं, एंड वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हमें इनमें देखने को मिलती है। अब रिवाइज करने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम वही चीज है जो हमने ऊपर देखा, बस यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में अगर आता है तो इससे आप लिख के आ सकते हैं। ये पूरा वो एक स्क्रीनशॉट बनेगा आपका, तो इसको ले लो। अगला क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द टर्म्स रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। पहले इसलिए ही नहीं समझाया था क्योंकि पूरा क्वेश्चन डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो रिटेल और होलसेल ये ऐसे टर्म्स हैं जो तुमने सुने हैं, कॉमन ऑर्डिनरी लाइफ के टर्म्स हैं। रिटेल मतलब क्या, अगर तुम अभी बाहर जाओगे, सामान लेके आओगे, तो तुम एक रिटेलर के पास जा रहे हो, तो वो बिजनेस एक्टिविटी जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली तुम्हें यानी कि कंज्यूमर को किया जा रहा है, दैट इज रिटेल एक्टिविटी। तो ये है रिटेल ट्रेडिंग। अब रिटेल ट्रेडिंग के कुछ फीचर्स याद रखो। ये फिक्स्ड शॉप या स्टोर, अगर तुम जा रहे हो बाजार में, तुम बाहर बिस्किट लेने जा रहे हो तो स्टोर में जाओगे ना, ये फिक्स्ड स्टोर से, शॉप से होते हैं। और ये जो स्टोर्स हैं दे आर डिवोटेड टू सेलिंग गुड्स। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम बाहर दुकान में जा रहे थे, लेकिन एक ठेला वाला बीच में मिल गया, तुमने उससे कुछ ले लिया। तो रिटेल एक्टिविटीज विदाउट अ स्टोर भी हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रीट पेडलिंग।
पेडलिंग मतलब स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, हैंड कार्ट्स, ट्रक, डोर टू डोर सेलिंग, मेल ऑर्डर्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग के। इनके पास दुकानें नहीं है लेकिन फिर भी ये कंज्यूमर्स को गुड बेच रहे हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं। टेलीफोन सेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, इंटरनेट सेलिंग, ये सारे अगेन हमारे रिटेल एक्टिविटीज विदाउट स्टोर के एग्जांपल हैं। होलसेल ट्रेडिंग क्या होता है? जब बल्क बिजनेसेस इन गुड्स, जब मैन्युफैक्चरर से मैंने बहुत सारा बल्क में पूरा आइटम खरीद लिया, अब मैं रिटेलर्स को बेचूंगा। मेरी दुकान कंज्यूमर्स को बेचने के लिए नहीं है, रिटेलर्स के लिए है, या फिर मैं रिटेलर्स को प्रोवाइड कर रहा हूं, रिटेलर्स कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। तो मैं क्या हुआ? मैं एक होलसेलर हुआ। तो गुड्स आर हैंडल्ड थ्रू इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इनका काम होता है इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स और सप्लाई हाउसेस का कि प्रोड्यूसर से गुड लेके रिटेलर्स को बेचना। इट इज डन थ्रू रिटेल स्टोर्स। इनका जो कंज्यूमर को जाएगा वो रिटेल स्टोर्स के थ्रू जाएगा, ये होलसेलर्स हैं। सम लार्ज स्टोर्स, जैसे कि बड़े बड़े चेन्स होते हैं, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं। जैसे कि हमारे कोई मॉल वगैरह हो गए, तो अब ये बड़े बड़े स्टोर हैं, तो इन लोग के कोई इंटरमीडिएरी नहीं होते, ये लोग होलसेलर से नहीं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले लेते हैं और आपको बेच रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल है जो आप लिख के आना कि ऐसी भी चीज होती है। ज्यादातर जो रिटेल स्टोर्स हैं वो क्या करते हैं? होलसेलर से अपने सप्लाईज लेके आते हैं, एक्सेप्शन हमने ऊपर देख लिया। एंड होलसेलर्स जो होते हैं ना, कई बार इनको क्रेडिट दे देते हैं कि भाई आप सामान पटक के चलेगा होलसेलर मेरी दुकान में, जब सामान बिकेगा तो मैं पैसा दे दूंगा। ऐसा धंधा हमारे इंडिया में चलता ही है, ये आप समझते हैं। कई बार जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास उतना कैपिटल पैसा नहीं होता कि अपनी दुकान में वो आइटम्स फिल इन कर पाए, तो वो होलसेलर से लोन ले लेते हैं कि भाई सामान आप डाल दो, बिकेगा तो पैसे दे देंगे। तो रिटेलर्स ऑपरेट लार्जली ऑन होलसेलर्स कैपिटल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के पीडीएफ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, येट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ये फ्लोचार्ट बनाने के लिए ये टर्म्स काम आएंगे आपको। सबसे पहले तो समझो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप समझते हैं, बस लिखना सीख लो। ट्रांसपोर्ट लोगों को, मटेरियल को, मैन्युफैक्चर्ड गुड को एक प्लेस से दूसरी जगह तक लेके जाता है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जो नीड्स ऑफ मोबिलिटी को फुलफिल करने का काम करती है। ये आप लिख के आ सकते हैं। ये प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को, तीनों को सपोर्ट करता है। प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, कंजम्पशन के लिए अगेन मार्केट से लोगों तक, लोगों के लिए मार्केट तक सामान को पहुंचाना होता है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। मॉडर्न सोसाइटी जो है इसके लिए एफिशिएंट, स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में आज के जमाने में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे लोगों तक, तो लोग आपसे खरीदेंगे भी नहीं। ये एक मॉडर्न सोसाइटी की हमें फीचर्स देखने को मिलने लग गए हैं जो एनसीईआरटी अभी तक कैच भी नहीं कर पाई है। एनसीईआरटी तो 10 साल पहले की बात कर रही है, स्टिल वो बोल रही है कि मॉडर्न सोसाइटी में स्पीडी ट्रांसपोर्ट चाहिए। तब एक्स्ट्रा मॉडर्न में तो कुछ ज्यादा ही स्पीडी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वैल्यू ऑफ मटेरियल को एवरी स्टेज पे एनहांस करता है। इसका मतलब क्या? ये आपको समझा रहा है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है तो इसको लेके गया ट्रांसपोर्ट वहां तक जहां पे अब उसमें वैल्यू एडिशन होगा सेकेंडरी लेवल पे, एंड हेंस इसकी वैल्यू इनहांस होगी। यहां से फिर मार्केट प्लेस तक आएगा। तो ये जो वैल्यू इनहांसमेंट के लिए जो मेजर स्टेप है, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, अब कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, मतलब कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में नापना। कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे कि गूगल आपको बताता है कि इतने मिनट वहां पे पहुंचने में लगेंगे, तो कितना टाइम लगेगा ट्रेवल करने के लिए, जो कि वेराई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन टेरेन, डिपेंडिंग अपॉन भीड़ कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, किस चीज से आप ट्रेवल कर रहे हो। एंड थर्ड है कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस, की कितना खर्चा होने वाला है। ये भी 1000 चीजों पे डिपेंडेंट होता है, बेसिक है। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या रहेगा, किसी गुड को लेके जाने के लिए, किसी लोगों को लेके जाने के लिए, कुछ भी लेके जाने के लिए, ये आप डिटरमिन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ
टाइम एंड कॉस्ट जो आपको लग रहा है, आप सबसे सस्ते में सबसे एफिशिएंटली पहुंचना चाहोगे। अब आइसोक्रोन लाइंस, इसको बस सुन लो, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, ऐसा आंसर आता है, क्वेश्चन आता है डिस्टेंस वाला, तो लिखने को काम आ सकता है। अगर एक मैप है मान लेते हैं, इसमें मैंने ये एक पॉइंट है, यहां से यहां जाने में 10 मिनट लगते हैं, यहां से यहां जाने में भी 10 मिनट लगते हैं, यहां से यहां जाने में भी 10 मिनट लगते हैं, इतना कवर करने में भी 10 मिनट लगते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए, कि सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो इन लाइंस को हम बोलेंगे आइसोक्रोन लाइंस, जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कहां से कहां तक आप सेम टाइम में पहुंच सकते हो। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी भी हमारे क्वेश्चन ने पूछा था। अब सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो अलग अलग प्लेसेस को लिंक करता है और एक नेटवर्क फॉर्म करता है लिंक्ड प्लेसेस का। तो ये है हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब नेटवर्क किस चीज से बना होता है? नोड्स एंड लिंक से। तो इसको जरा हम यहाँ पे आके समझ लेते हैं। एक नोड क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पे एक रोड है, एक रोड है, एक रोड है, एक रोड है, ये आके मिल रही है, यहाँ पे भी एक रोड है, एक रोड है जो मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे नोड। यहाँ पे कितनी भी रोड मिल सकती है, जब एक से ज्यादा रोड मिल रही है उसको हम एक नोड बुलाएंगे। तो ये नोड है, ये नोड है, वो रोड जो इनको मैच कर रही है, जो रोड इनको कनेक्ट कर रही है, उस रोड को हम बोलेंगे इनका लिंक रोड। तो ये डिफरेंस है नोड और लिंक में। तो जो पूरा हमारा ट्रेड या फिर किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, उसमें हमें बहुत सारे नोड्स और लिंक्स देखने को मिलते हैं। और ज्यादा लिंक्स, ज्यादा कनेक्शन मतलब एक ज्यादा अच्छा, वेल कनेक्टेड एंड एक्सेसिबल हमारा प्लेस। अब डिस्क्राइब इन शॉर्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को सबसे पहले हमारा पॉपुलेशन साइज इन्फ्लुएंस करेगा। अगर कहीं पे पॉपुलेशन साइज ही नहीं है तो आपको ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत भी नहीं है, और ज्यादा पॉपुलेशन है मतलब ज्यादा डिमांड है ट्रांसपोर्ट की। रूट्स किस चीज पे डिपेंड करेंगे कि भाई सिटीज कहाँ है, टाउन्स कहाँ है, विलेज कहाँ है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स कहाँ है और रॉ मटेरियल कहाँ है। एग्जांपल, अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल है तो यहाँ पे रोड नेटवर्क्स जाएंगे, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे सिटीज हैं, तो यहाँ पे भी रोड नेटवर्क्स और सिटीज में हमारे रोड नेटवर्क्स जाएंगे। तो जहां पे होंगे वहां पे जाएंगे। पैटर्न्स ऑफ ट्रेड, अगर यहां से यहां पे ट्रेड बहुत ज्यादा होता है तो यहां पे बहुत अच्छा आपको रोड नेटवर्क देखने को या फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देखने को मिलेगा। लैंडस्केप बिटवीन देम, अगर लैंडस्केप अच्छा है, प्लेन्स है तो आप सीधे सीधे वो बना सकते हो, अगर खाई है तो आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। टाइप ऑफ क्लाइमेट अगेन डिटरमिन्स कि किस तरीके का और कितना लेवल का आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वहां पे होंगी। सूटेबल क्लाइमेट्स में ज्यादातर बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं। अगर आपके पास अच्छे फंड्स हैं ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए, मतलब एक पहाड़ आ गया है, आपको यहां से यहां कनेक्ट करना था, आपके पास फंड है, आप टनल खोद दोगे, लेकिन फंड नहीं है तो गोल गोल घूम के जाना पड़ेगा, या फिर आप डिसीजन ले लो कि चलो नहीं जाना है उस तरफ। तो ये फंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक होता है इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनिंग कि कैसा रोड नेटवर्क, कैसी रोड फैसिलिटीज, कैसा मैं बार बार रोड क्यों बोल दे रहा हूं, सिर्फ रोड नहीं, हम ट्रांसपोर्ट इन जनरल की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट बेस्ड सिस्टम्स टू मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब हम ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक हो गई, अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन में हम ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझो कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आइडियाज को और वर्ड्स को और मैसेजेस को और फैक्ट्स को शेयर करना, जो तुम अपने दोस्त को कुछ भी जोक भी सुना के भेजो, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। अब पहले क्या होता था, हम लिख तो सकते थे लेकिन भेज नहीं सकते थे, तो उसमें हमें क्या करना होता था, हमें ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजना होता था। मैंने लेटर लिख लिया है अपने आशिकी के लिए एंड मैं अब उसको चिड़िया का यूज करके या फिर किसी और ट्रांसपोर्ट मीडियम को यूज करके भेज रहा हूं। तो पहले के टाइम पे हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे रिटन मटेरियल को भेजने के लिए। कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट एसेंशियल था। हेंस कम्युनिकेशन जो था वो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के कारण काफी ज्यादा बेटर होता था। आइडियाज को डिसेमिनेट, फैलाना, किसी भी चीज को भेजना एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के कारण फैसिलिटेट हो पाती थी। लेकिन फिर मोबाइल फोन्स आ गए, सैटेलाइट्स
सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण अब ट्रांसपोर्ट का जो डिपेंडेंस है वो खत्म होता चला जा रहा है। पहले के जो ओल्डर सिस्टम जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, ये आज भी चल रहे हैं, काफी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल को आज भी ये कैरी करते हैं क्योंकि लो कॉस्ट है एंड बहुत सारे लोग सामान वगैरह, अब आशिकी में लव लेटर ज्यादा नहीं भेजे जाते, लेकिन सामान वगैरह भेजना है, कुछ भेजना है तो भेज देते हैं एंड ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कई सारे मैसेजेस जो है इन तरीकों से भेजे जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अब देखो हम ट्रांसपोर्ट बेस्ड कम्युनिकेशन से शुरुआत करेंगे, फिर मॉडर्न तरीकों पे जाएंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन के जो अर्ली फॉर्म्स थे, जब हैंड, एनिमल, चिड़िया, बोट, रोड, रेल, एयर, किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता था। अगला आया टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे हमारा जो कम्युनिकेशन सब मॉडर्न तरीकों से हो रहे थे, जैसे कि टेलीग्राफ वगैरह आए, टेलेक्स आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन पुराने जमाने का एक तरीका था। इसमें क्या हो रहा है, वायर्ड मीडियम के थ्रू मैसेज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। मॉर्स कोड का यूज करके टेलीग्राफ वगैरह के थ्रू ही भेज दिया जाता था। तो ये सारे हमारे पुराने तरीके थे जिसमें वायर्ड नेटवर्क मेनली यूज किया जा रहा था। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पुराने टाइम की आई थी, उसने वीक्स को मिनट्स और सेकंड्स में, मॉडर्न टाइम में तो सेकंड भी ज्यादा लग रहा है बोलने में कि अरे सेकंड लग जाता है, नहीं, आधा सेकंड भी नहीं लगता। तो इट शोज कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने टेलीकम्युनिकेशन को पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। मोबाइल फोन्स के कारण डायरेक्ट और इंस्टेंट हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ओल्डर सिस्टम्स के टेलीग्राफ, मॉर्स कोड और टेलेक्स आप नाम याद रखेंगे, लेकिन अब ये भी ऑब्सोलीट हो गए, अब ये भी घिस पिस गए हैं क्योंकि अब हम इनको भी यूज नहीं करते हैं। फिर अगली हेडिंग है मास मीडिया। मास मीडिया जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, दे रिले न्यूज। रिले मतलब क्या, ट्रांसमिट टर्म आप लिख सकते हैं। ये न्यूज, पिक्चर, टेलीफोन कॉल से एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन क्लियरली इनकी वैल्यू अब आजकल पहले रेडियो की गिरी, अब टीवी की भी खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। न्यूज़पेपर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड इवेंट्स को कवर करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगली हेडिंग, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ एंड स्पेस एंड इट हैज इंप्रूव्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन। इंटरनेट, इट इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी थिंग जिसमें हम जी रहे हैं एंड भला हो इंटरनेट का कि हम भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम में इसने बहुत हेल्प किया है। इट हैज इनेबल्ड instant and worldwide information exchange and hence it is clearly one of the most important thing of our modern times. Services occur at many different levels. Justify the statement by giving examples कि services कैसे अलग अलग levels पे अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, उसको जरा हम समझते हैं। सबसे पहले सर्विसेज ऐसी हो सकती है जो किसी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड हो रही हैं, या फिर लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्टली प्रोवाइड कराई जा रही हैं, या फिर दोनों के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए होता है ना। तो सर्विस, इंडस्ट्री, पीपल और बोथ कैसे भी हो सकती है। इसके एग्जांपल में ट्रांसपोर्ट लिख के आना जो सबके लिए होता है। लो ऑर्डर सर्विसेज वर्सेस हाई ऑर्डर सर्विसेज। लो ऑर्डर सर्विसेज मतलब जो बेसिक सर्विसेज हैं हमारी, जो वाइड स्प्रेड सर्विसेज जैसे कि ग्रोसरी, सोप्स, शॉप्स, लॉन्ड्रीज एटसेट्रा। और हाई ऑर्डर सर्विसेज बेसिकली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, लेस कॉमन होती हैं और इसमें हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है लोगों के नॉलेज का, लोगों का, जैसे कि अकाउंटेंट, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस। तो ये सारे हमारे स्पेशलाइज्ड हाई ऑर्डर सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन आएगा सर्विसेज का, तो आप बात करोगे, पहला हो गया आपका कि किसको प्रोवाइड करी जा रही है, दूसरा हो गया कि स्पेशलाइज्ड या नहीं है, तीसरा है हमारा नेचर ऑफ लेबर की मेंटल या फिर फिजिकल है। तो फिजिकल लेबर में गार्डनर, लॉन्डर, बार्बर कुछ भी आप लिख सकते हो। मेंटल लेबर में टीचर, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन आप लिख सकते हो। अब क्या एक बार्बर दिमाग नहीं चला रहा? ऑब्वियसली चला रहा है, सोच रहा है वो भी, लेकिन कोर वर्क जो है वो फिजिकल है। सिमिलरली टीचर, क्या वो थक नहीं रहा है? ऑब्वियसली थक रहा है, लेकिन कोर वर्क जो है वो मेंटल इंफॉर्मेशन को शेयर करना एंड हेंस कोर वर्क मेंटल है। अगला रेगुलेटेड सर्विसेज। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट या फिर कंपनीज, कॉर्पोरेशंस रेगुलेट करती हैं। एग्जांपल्स हाईवेज, ब्रिजेस, फायर फाइटिंग, एजुकेशन, कस्टमर केयर, इन सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए कोई ना कोई बॉडी हमें देखने को मिलती है। कॉर्पोरेशंस की सुपरविजन में हमें ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर एक बॉडी बैठी हुई है। प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाते हैं हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट। रिक्रिएशनल एंड इंटरटेनमेंट सर्विसेज में हमारे आ जाते हैं
कि भाई जो इंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं ना, जैसे कि अगर मैंने मल्टीप्लेक्सेस खोल दिए, सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फुल फॉर्म याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, यहाँ पे इसलिए खोलूंगा क्योंकि जनता ज्यादा है देखने वाली। तो जहां पे मैं मूवी चला रहा हूँ तो इंटरटेनमेंट के लिए मैंने गोल्ड कोस्ट, सिटी कोस्ट खोल दिए, तो ये इंटरटेनमेंट के लिए जहाँ पे कहाँ पे खोलूंगा, जहाँ पे चीपर लैंड एरिया मिलेंगे वहां पे मैं बड़ा सा गोल्ड कोस्ट खोल दूंगा। तो ये सारी जो चीजें लोकेशन डिपेंडेंट भी होती है कि भाई मार्केट कहाँ पे, इसका एग्जांपल हो गया, लैंड कॉस्ट कहाँ पे कम है, इसका एग्जांपल हो गया, एंड ये रिक्रिएशनल सर्विसेज में हमारी आ जाती है। अगला पर्सनल सर्विसेज, मैंने बोला था इसको समझाऊंगा। पर्सनल सर्विसेज जो प्रोवाइड डेली हेल्प पर्सनली, आपको कोई लेट्स से अनस्किल्ड वर्कर्स जो हमारे होते हैं रूरल एरियाज के, जो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करके आते हैं, अक्सर ये लोग इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग हो गई, कुक्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, जो आपको पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो नीचे आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इसमें आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे फोन में डायरेक्टली इसके मैसेजेस आते हैं, गुरु भैया के फोन में इसके मैसेजेस आते हैं, बट कॉल नहीं करा करिए, क्योंकि कॉल होता तो देखो मैं काम कर रहा हूँ, बीच में कॉल बजने लग गया, प्लीज कॉल मत करा करिए, लेकिन मैसेज आपको कभी भी करना आप कर सकते हैं, एंड हम पूरी कोशिश करते हैं कि सबको रिप्लाई करें। चलो, अब मुंबई डब्बा वाला एक स्पेशल, एक यूनिक सर्विस का एग्जांपल है, जो हमें वर्ल्ड वाइड देखने को नहीं मिलती है सर्विस, लेकिन यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से 1,75,000 इसके कस्टमर्स है, तो ये आप याद रखेंगे। टूरिज्म हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। पर्पस ऑफ टूरिज्म क्या होता है? बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, दैट इज नॉट टूरिज्म। टूरिज्म मतलब होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए जब आप टूरिज्म करते हो, उसको हम टूरिज्म बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्शियरी सेक्टर बन गया है। ये 250 मिलियन रजिस्टर्ड जॉब प्रोवाइड कर रहा है, 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने कभी टूरिज्म किया है या फिर आप किसी ऐसे रीजन में रहते हो जहां पे बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है, तो आपने देखा है कि अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, शॉप्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है टूरिस्ट की, जिनको वहीं के लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंड हेंस जॉब्स उनके लिए खुल रही होती हैं। अब टूरिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि जहां पे भी टूरिज्म ज्यादा होता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, वहां पे रिटेल ट्रेडिंग बढ़ती है, वहां पे क्राफ्ट इंडस्ट्रीज प्रमोट होते हैं, लोग वहां पे आके वहां से सुवेनियर्स खरीदना चाहते हैं, वहां के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स खरीदना चाहते हैं, इसलिए वहां के लोकल इंडस्ट्रीज भी डेवलप होते हैं। अब जो टूरिज्म है ये सीजनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बर्फीली जगह पे घूमने जा रहा हूं तो तभी जाऊंगा जब वहां पे बर्फ गिर रही है। तो टूरिज्म कैन बी सीजन स्पेसिफिक, वेदर कंडीशंस वगैरह के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं जहां पे साल भर लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। जब टूरिज्म का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना लिख के मत आ जाना, एग्जांपल्स भी लिखना कि मेडिटेरेनियन कोस्ट में, इंडिया के कोस्ट में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। विंटर स्पोर्ट्स वाले जो रीजन है, मेनली माउंटेनियस एरियाज, वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरा पर्सनल बहुत इच्छा है कि मैं कभी विंटर स्पोर्ट्स को जाके देखूं, भले ही खेलूं ना। एंड सीनिक लैंडस्केप एंड नेशनल पार्क्स वाले जो एरियाज है, यहाँ पे बहुत सारी जनता जाती है। हिस्टोरिक टाउन्स, यहाँ पे बहुत सारी जनता जाती है मॉन्यूमेंट, हेरिटेज और कल्चर को देखने के लिए और विटनेस करने के लिए। अब हम इसी की अच्छे से बात करते हैं कि फैक्टर्स दैट मेक अ प्लेस अट्रैक्टिव, फैक्टर्स जिसके कारण किसी जगह पर टूरिज्म बढ़ता है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपने लाइक नहीं किया, तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट के लिए हम अभी तक कुछ ख्याल सा नहीं आया, कुछ आएगा तो हम बोलेंगे। डिस्कस हाउ क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एटसेट्रा कैन इंपैक्ट टूरिज्म। सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट। बस हेडिंग याद रख लोगे, बाकी अंदर का याद हो जाएगा। क्लाइमेट, जो कोल्डर रीजन के लोग हैं वो वार्म सनी वेदर वाले रीजन्स में जाना प्रेफर करते हैं, जैसे कि बीच हॉलीडेज करना पसंद करेंगे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सदर्न यूरोप, मेडिटेरेनियन लैंड में, जहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो हायर टेम्परेचर्स का होता है, सनशाइन ज्यादा होती है, रेनफॉल कम होता है, इसलिए जो ठंडे रीजन वाले लोग हैं वो यहाँ जाना प्रेफर करेंगे। जो विंटर टूरिस्ट हैं, जो अपने घर से निकलते हैं अपने विंटर के टाइम पे कि भाई आप ठंड से निकलते हैं कहीं अपने एरिया से वार्मर एरिया में जाते हैं, तो वो जाएंगे ऐसे एरियाज में। या फिर हो सकता है कि ठंडे एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो ही जा रहे हैं स्कीइंग वगैरह करने के लिए, या फिर किसी और को जाना है तो वो स्कीइंग वगैरह करने के लिए स्नोई रीजन्स में जाएंगे। लैंडस्केप, अगला क्या है? टूरिस्ट कौन से एनवायरमेंट्स में जाना चाहेंगे? नेचुरल एनवायरमेंट्स में। अगर आपका बहुत ऑल्टर्ड एनवायरमेंट है तो उसमें लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। माउंटेन, लेक, स्पेक्टिकुलर सी कोस्ट, किसी भी नेचुरल ब्यूटी वाले जगहों पे लोग जाना पसंद करते हैं। एंड
नॉट ऑल्टर्ड बाय ह्यूमंस, मतलब अगर आपने छिड़कानी ज्यादा नहीं करी है नेचर के साथ, आपने बहुत डेवलपमेंट कर दिया तो फिर वो शायद एक नेचुरल स्पॉट ना बचे, लेकिन अगर एकदम नेचुरल ब्यूटी है तो बहुत सारे लोग आना चाहेंगे। हिस्टोरिकल जो टाउन्स होते हैं, एंशियंट टाउन्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कासल्स, पैलेसेस, चर्चेस, यहाँ पे विजिटर्स आते हैं। हिस्ट्री और आर्ट जो है वो उस प्लेस की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है। अभी कोई बोल दे कि यहाँ पे हिटलर मरा था तो मुझे कितना क्रेजी लगने लगेगा खड़े होकर, अरे भाई यहाँ पे हिटलर मरा था, मैं भी वहीं पे खड़ा होगा, यहीं पे खड़ा होगा शायद। तो ऐसे जो हमारी जनता है वो अट्रैक्ट होती है हिस्ट्री से भी और आर्ट से भी उस जगह की, और कल्चर से भी, और इकोनॉमिकल रीजंस भी होते हैं। अगर किसी जगह का, जैसे कि इंडिया के कल्चर को बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ के कल्चर को लोग एंजॉय करते हैं, वहाँ के एथनिक और लोकल कस्टम्स को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। फिर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली फेवरेबल होते हैं, जहाँ पे रुकना, रहना, घूमना लो कॉस्ट होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, एंड हेंस यहाँ पे भी लोग जाते हैं। जैसे कि गोवा, मादीकिरे, कूर्ग, यहाँ पे सस्ते होम स्टेज मिल जाते हैं, हेरिटेज होम्स, तो इसके कारण यहाँ पे लोग रुकना प्रेफर करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म। अब टूरिज्म से ये अलग कॉन्सेप्ट है, इंडिया का रोल मेडिकल टूरिज्म में क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। मेडिकल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसको समझाओ। सबसे पहले तो मेडिकल टूरिज्म की डेफिनेशन, जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो दैट इज मेडिकल टूरिज्म, और इंडिया का नाम यहाँ पे लिख के आना कि इट इज द लीडिंग कंट्री फॉर मेडिकल टूरिज्म। इतना हम लीड कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म में कि 55,000 पेशेंट्स 2005 में यूएसए से इंडिया आए थे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब क्यों, मेडिकल ट्रीटमेंट तो वहां पे भी बहुत अच्छा अवेलेबल है, यूएसए से कोई इंडिया क्यों आएगा? पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हाई क्लास वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, एंड बहुत चीपर रेट्स में, लोअर कॉस्ट में यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया की तरफ भी आते हैं अलग अलग कंट्रीज से। जो मेडिकल टूरिज्म है वो डेवलपिंग कंट्रीज में काफी डेवलप हुआ है, जैसे कि इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया। आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल सर्विसेज, जैसे कि इंडिया के, स्विट्जरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के जो हॉस्पिटल्स है ये मेडिकल सर्विसेज परफॉर्म करते हैं ओवरसीज पेशेंट्स के लिए, जैसे कि रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस, इंटरप्रेटिंग एमआरआई, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ये सारी सर्विसेज हम बाहर के कंट्रीज वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव हो रहा है, लोगों को एक सर्विस मिल रही है, एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस भी हम ग्लोबली प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एंड इंडिया का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इस चीज में भी। एक्सप्लेन क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटी। सबसे पहले तो नाम को थोड़ा सा सुन लेते हैं। क्वाटरनरी मतलब क्या, इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वैसे ही इसका मीनिंग होता है फोर्थ, इसका मीनिंग होता है फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ नंबर की एक्टिविटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर का ही एक पार्ट है, जैसे कि टर्शरी एक सर्विस सेक्टर है, ये भी सर्विस सेक्टर के ही सब ग्रुप्स हैं। तो सर्विस सेक्टर में क्वाटरनरी और क्विनरी जो एक्टिविटीज आती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज की। ये नॉलेज ओरिएंटेड सेगमेंट है सर्विस सेक्टर का, मतलब सर्विस सेक्टर में जितना भी नॉलेज ओरिएंटेड काम है, जैसे कि कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन, मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि सेंटर्स अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम जो है वो नॉलेज ओरिएंटेड है, नॉलेज बेस्ड है, इसको हम इंक्लूड करते हैं हमारी क्वाटरनरी एक्टिविटीज में। एंड यहाँ पे क्वाटरनरी एक्टिविटीज में हमारा मेन फीचर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स जो यहाँ के लिए रिक्वायर्ड है। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियंस, पर्सनल इन ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, थिएटर, काउंटिंग एंड ब्रोकरेज फर्म्स। इसका मतलब क्या, इन सारे जो लोकेशंस में जो लोग काम करते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अगेन नॉलेज बेस्ड काम कर रहे हैं एंड इसी कैटेगरी में आते हैं। इट कैन बी आउटसोर्स्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहीं पे काम करना पड़ेगा या फिर इसी इन्वायरमेंट में काम करना पड़ेगा या फिर किसी एक लोकलाइज्ड मार्केट के लिए काम हो रहा है। ये नॉलेज बेस्ड काम है, तो इसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं। हो सकता है कि यूएसए की कंपनी के लिए मैं यहाँ से बैठ के काम कर रहा हूं। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे, ये पूरा डेफिनेशन, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, अलोंग विथ टर्शरी सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है
हमारा जो नॉलेज बेस्ड जो वर्क वाले लोग हैं, इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को रिप्लेस कर दिया। स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये जो नॉलेज सेक्टर है, ये सबसे बड़ा सेक्टर बनता चला जा रहा है। ओवर हाफ ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन द नॉलेज सेक्टर इटसेल्फ। अगला है हमारा फिफ्थ, क्विनरी एक्टिविटीज। अगेन ये भी एक सर्विस सेक्टर का ही सब ग्रुप है। इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर्स या फिर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, उनको हम डालते हैं क्विनरी एक्टिविटीज में। इनका काम क्या होता है, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज एंड इनका यूज करके डिसीजन मेकिंग करना। तो बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज को कैसे करना है, इन सारी चीजों के जो डिसीजंस हैं, सोसाइटी को इंपैक्ट करने वाले जो डिसीजन है, वो ये लोग ले रहे होते हैं। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। इनको हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस भी बुलाते हैं। एग्जांपल्स, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स एटसेट्रा। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड इट इज अ हाईली पेड स्किल्स and their importance in advanced economies outweighs their number। उनका नंबर कम हो सकता है लेकिन जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है एंड हेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये आप याद रखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है आउटसोर्सिंग क्या होता है एंड इसके इम्पैक्ट बताओ एम्प्लॉयमेंट पे, माइग्रेशन पे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमी पे। तो आउटसोर्सिंग होता क्या है, आउटसोर्सिंग मतलब अपना जो काम है वो एक आउटसाइड एजेंसी को दे देना। कोई क्यों करेगा आउटसोर्सिंग, क्योंकि एफिशिएंसी को और कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो, एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हो। मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है मेरे उसमें, लेकिन कोई और अच्छे से कर रहा है तो मैं उसको दे दूंगा, और कोई और सस्ते में कर रहा है और अच्छे से भी कर रहा है तो या फिर उसको दे दूंगा। तो इसलिए आउटसोर्स करते हैं। वर्क दूसरी कंट्री में डालने को हम बोलते हैं ऑफ शोरिंग करना। आउटसोर्सिंग, ऑफ शोरिंग करना, जब हम दूसरी कंट्री में वर्क डाल रहे हैं तो। आउटसोर्सिंग में आईटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर सर्विसेज, कई बार मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आउटसोर्स करी जाती हैं। इंपैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होगा एम्प्लॉयमेंट पे, सबसे पहले तो जॉब्स बढ़ेंगी ना। इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टा रिका, इन सारे रीजन्स में क्या हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल थे, तो इसलिए बाहर की कंट्रीज ने अपना काम इनको आउटसोर्स करना चालू कर दिया एंड हेंस एम्प्लॉयमेंट में इनके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। अब आउटसोर्सिंग कहाँ होती है, आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, जहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली काम कम है, जनता स्किल्ड है जो काम कर सकती है, सस्ते में काम कर सकती है, तो इसलिए ऐसी कंट्रीज में होती है आउटसोर्सिंग अक्सर। यहाँ पे लोग अपने घर से काम कर सकते हैं और इसके कारण हो सकता है इंडिया का जो माइग्रेशन वगैरह, जो लोग काम ढूंढने बाहर जाते हैं, ये भी कम हो जाए। अब आउटसोर्स करने वाली जो कंट्री है उसको रेजिस्टेंस मिलेगा वहां के यूथ से। वो बोलेंगे कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही है, जो जॉब सीकिंग यूथ है हमें नहीं मिल रही है, आप आउटसोर्स क्यों कर रहे हो, आप अपने कंट्री में काम दो। तो ये एक उनके कंट्री के एम्प्लॉयमेंट में एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। इंपैक्ट ऑन द आईटी इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी का हमने ऊपर वाला इंपैक्ट देखा। अब आईटी एंड डेटा प्रोसेसिंग जो सर्विसेज हैं, इनको बहुत इजीली आउटसोर्स किया जा सकता है एंड एशियन, ईस्ट यूरोपियन, अफ्रीकन कंट्रीज में यहाँ पे आईटी स्किल्ड स्टाफ की अवेलेबिलिटी है, इंग्लिश यहाँ पे अच्छी लोग बोलते हैं एंड यहाँ पे जो वेजेस हैं वो कम है, लोग सस्ते में काम कर देते हैं एंड हेंस इन रीजन्स में यहाँ पे लोग आईटी का काम पूरा आउटसोर्स कर रहे हैं। हैदराबाद या फिर मनीला जैसे जो रीजन्स हैं, अब यूएसए और जापान जैसे कंट्री, मनीला फिलीपींस में, अब इनके लिए वो काम कर रहे हैं, यूएसए के लिए, जापान के लिए। तो ये दिखाता है कि कैसे आउटसोर्सिंग ने पूरी दुनिया को इंटरकनेक्ट कर दिया है, बहुत हद में चेंज कर दिया है। जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्निक्स, डेटा प्रोसेसिंग, ये ऐसे काम है जिनके लिए हाई स्किल्ड लोग चाहिए एंड ऐसे कामों को भी ओवरसीज लोग करा रहे होते हैं। स्किल्ड जहाँ पे ऑडियंस होती है उनसे आउटसोर्स करा लेते हैं, उनको दे देते हैं। ओवरहेड कॉस्ट कट हो जाती है। बेसिकली अगर मैं कंपनी हूं तो अगर मैं खुद से करूंगा तो मुझे लोगों को रखना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, तो ये जो सारे ओवरहेड कॉस्ट है ये मेरे कम हो जाएंगे अगर मैं किसी और को आउटसोर्स कर दूंगा तो आउटसोर्सिंग प्रॉफिटेबल होती है आउटसोर्स जो कर रहा है उसके लिए। KPO एंड BPO, BPO होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग,
केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब आप बिजनेस के रूटीन प्रोसेस को, रूटीन काम को आउटसोर्स करते हो तो दैट इज बीपीओ। जब आप नॉलेज इंटेंसिव काम को आउटसोर्स करते हो, नॉलेज बेस्ड काम को, एक स्किल्ड लेबर को आउटसोर्स करते हो तो दैट इज केपीओ। अब सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग क्यों होता है? कंपैरेटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन। मतलब क्या कि कोई एक काम है जिसकी आपको जरूरत है लेकिन आप सबसे एफिशिएंटली नहीं करते, वो ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंटली कोई दूसरे काम को करते हैं, तो ये काम इनको दे दिया, वो काम उनको दे दिया, मेन काम जो आप एफिशिएंटली कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो। तो इससे क्या होगा? आप ज्यादा बेटर क्वालिटी का काम ज्यादा सस्ते दाम में करा सकोगे एंड हेंस इसलिए कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए लोगों के स्पेशलाइजेशन के कारण आप उनको आउटसोर्सिंग देते हो। अब नया ट्रेंड आउटसोर्सिंग में है कि केपीओ की नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कराई जाती है। डिफरेंस क्या है कि केपीओ में मैंने बता दिया कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स आपको चाहिए बिकॉज इट इज स्किल बेस्ड। केपीओ में नॉलेज बेस्ड काम दिया जा रहा है। इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग को हम बोलते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ से न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनती है, जहां पे काम दिया जा रहा है वहां पे बनेंगी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। एंड केपीओ का एग्जांपल कि आरएनडी में किसी और से करा रहा हूं, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे वो काम हैं जो नॉलेज बेस्ड है, जो आउटसोर्स करे जाते हैं। एंड हेंस आउटसोर्सिंग के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशली इससे फायदा हुआ है क्योंकि जॉब क्रिएशन हुआ है, माइग्रेशन कम हुआ है, इनका जो आउट माइग्रेशन होता था, आईटी सेक्टर स्ट्रेंथन हुआ है। बीपीओ एंड केपीओ सेक्टर्स ने कॉस्ट एफिशिएंसी एंड स्किल लेबर्स को प्रमोट किया है। अब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड, ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है, तो सीधे इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या होता है डिजिटल डिवाइड एंड कैसे ये एग्जिस्ट करता है कंट्रीज के बीच में। अब सबसे पहले डेफिनेशन लिख के आना कि अपॉर्चुनिटीज जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के कारण डेवलप होती है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। किसी जगह पर बेटर है, किसी जगह पर खराब है। अब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस जो कंट्रीज के कारण है वो हमें डिफरेंसेस दिखाते हैं। एंड आईसीटी अगेन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है, जो बेनिफिट्स हैं, वो डिफर करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। स्पीड एट विच वो अराइव हो रहे हैं वो डिफर करते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ज्यादा जल्दी सारे चीजें आ जाती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे लैग बिहाइंड एंड इस गैप को हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। डिजिटल डिवाइड कंट्रीज के विद इन भी होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सारे रीजन्स जो हैं उनके पास सेम एक्सेस नहीं है आईसीटी का, उनके पास अलग अलग एक्सेस है, जिसको हम बोलेंगे कि भाई विद इन द कंट्री डिजिटल डिवाइड है। कंट्रीज लाइक इंडिया एंड रशिया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हमारे होते हैं उनके पास बेटर कनेक्टिविटी है, उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं, लेकिन हमारे रूरल एरियाज में उतनी नहीं है। सेम चीज रूरल एरियाज में डिजिटल वर्ल्ड का उतना एक्सेस नहीं है जितना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। पेरिफेरल एंड रूरल एरियाज जो हैं दे हैव लेसर एक्सेस। इसी के साथ ये वीडियो का एंड में मेरे को 2-3 टेक हर बार का यही है, मेरे से एंड नहीं बनता। मैं एंड करने के लिए आता हूँ, फिर मेरे को एक गलती हो जाती है, फिर मैं कुछ अनशन बोल देता हूँ, फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर मेरे को 3-4 बार तो एंड में ही काटना पड़ता है। क्या है यार, यही है एंड भाई। अब हो गया एंड, ऐसे ही होगा अब इस वीडियो का एंड। जाओ, हो गया एंड, हो गया, यही है एंड। जाओ, खड़े ही रहोगे क्या भाई? हम खड़े, तुम भी खड़े रहोगे क्या भाई? ये सब क्या हरकतें हैं? मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।